Hey everyone, welcome back to the channel. It was by Ankita. So yes, हम वापस आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका टाइटल है मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी। आई नो थोड़ा लेट हो गया है बट ये आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड हेडेक एंड आई एक सो मैनी चीज़ें चल रही हैं, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द लेट वीडियो। बट यस, नई वीडियो के साथ आ गए हैं और आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में। चिंता मत करो, वीडियो वर्थ इट रहेगा। आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ें। मैं आपको स्टोरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी एग्ज़ाम पर्पस के अकॉर्डिंग। इस एवरीवन, आई एम थिंकिंग कि बहुत से बच्चों का रिज़ल्ट आया है, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया है फर्स्ट ईयर का। एंड आई थिंक कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है रिज़ल्ट ग्रेड कार्ड समझने में। अगर आपको लगता है कि रिज़ल्ट के बिहाफ के लिए भी एक मतलब रिज़ल्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे रिज़ल्ट के बारे में या कि कैसे चेक करते हैं कि आप पास है या नहीं है, या क्या कैसे अगर बैक आ जाती है तो कैसे फिल कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल टेल यू बाय मेकिंग द वीडियो ऑन द टॉपिक, राइट। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। आज का जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि वाकई में एक बहुत ही अच्छा वर्क है बाय सलमान रुश्दी का। कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी बताना चाहूँगी कि क्या स्टोरी है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू। मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी इज़ अ नोवेल दैट एक्सप्लोर्स द इंटरट्विनिंग लाइव्स ऑफ 1001 चिल्ड्रन born in the moment of India's independence on August 15, 1947. The protagonist Salim Sinai possesses special powers and his life parallels the nation's history. So, through a blend of magical realism and historical events, Rushdie examines themes of identity, nationhood, and the complexities of post-colonial India. The novel is celebrated for its rich storytelling and won the Booker Prize, later earning the title of Booker of Bookers. तो क्या है स्टोरी मिडनाइट चिल्ड्रन? पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी है सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, इसको बुकर प्राइज़ मिल चुका है। ऑल्सो इन्होंने एक ऐसा टाइटल कमाया है दैट इज़ बुकर ऑफ बुकर्स, यानी कि बुकर्स का भी बुकर है। ये इतना अच्छा वर्क है तो तुम अज्यूम कर सकते हो कि कितना बेहतरीन वर्क है, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से लिखा है। एंड सेकेंड थिंग, ये जो स्टोरी है ये पोस्ट कॉलोनियल यानी कि पार्टीशन के टाइम का जो इंडिया का टाइम पीरियड था ना, वो स्टोरी को बिल्कुल रिलेट किया है इंडिया की चीज़ों से, ठीक है। आपको स्टोरी के साथ में समझ आएगा। तो क्या बोलता है इंट्रोडक्शन के, सलमान रुश्दी ने जो एक नोवेल लिखी है ये 1001 बच्चों की स्टोरी है जो कि मिडनाइट यानी कि 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को पैदा होते हैं, जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है सलीम सिनाई। तो जो सलीम सिनाई है वो अभी 30 ईयर का है, ठीक है, और उसका बर्थडे आएगा 31 बर्थडे आने वाला है। और वो फील कर रहा है कि ना वो अपनी जो उसकी बॉडी है वो उसको फिज़िकली ना सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो कभी भी मर सकता है, ऐसा वो फील कर रहा है, ठीक है। और वो इसकी एक फ्रेंड है पद्मा, जिसको अपनी स्टोरी सुना रहा है, नरेट कर रहा है, ठीक है। इनकी जो प्रोटैगनिस्ट है मूवी स्टोरी में, वो अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है पद्मा को, ठीक है। तो जो स्टोरी वो नरेट कर रहा है वो है 1915 की स्टोरी है, जो कि स्टोरी स्टार्ट होती है उसके नाना से। तो उसका नाना है आदम, जो कि जर्मनी से डॉक्टर बन के आते हैं, कश्मीर में रह रहे होते हैं, कश्मीर में डॉक्टर होते हैं, जो कि एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। 3 साल तक ये ट्रीटमेंट चलता है, जिसका नाम होता है नसीम। तो नसीम है इनकी नानी, यानी कि सलीम की नानी, ठीक है। तो जो आदम होते हैं वो नसीम का ट्रीटमेंट करते हैं 3 सालों तक, ठीक है। 1915 की बात है, 3 सालों तक ट्रीटमेंट चलता है। और जो नसीम है वो अपना फेस नहीं दिखाती है डॉक्टर को, यानी आदम को अपना फेस नहीं दिखाती है। जिस पर्टिकुलर एरिया का ऑपरेशन चल रहा होता है सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया का विजिबल होता है, बाकी पूरा हाइड रहता है,
ठीक है। और 3 सालों बाद 1918 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आदम उसका फेस देखते हैं एंड दे गेट इन लव। सो वो लोग शादी कर लेते हैं एंड वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं आगरा, यानी कहाँ से, कश्मीर से वो लोग आगरा में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे हैव 3 डॉटर्स। तो उस टाइम पे एक एक्टिविस्ट होता है मियाँ अब्दुल्ला। तो जो आदम होता है वो इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो एक ऑप्टिमिस्टिक एक्टिविस्ट को फॉलो कर रहा होता है, मियाँ अब्दुल्ला, ठीक है। तो वो मियाँ अब्दुल्ला मर जाता है, तो जो उसका असिस्टेंट होता है दैट इज़ नादिर खान। तो वो जो नादिर खान होता है वो शेल्टर ढूंढ रहा होता है। तो इन बिटवीन जो इसका नाना होता है आदम, वो उसको अपने घर के बेसमेंट में छुपा लेता है। तो जैसे मैंने बताया कि उनकी 3 बेटी होती है, उसमें से एक मुमताज़ और नादिर दोनों आपस में दे फेल इन लव एंड वो सीक्रेटली शादी कर लेते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से। जबकि सलीम की नानी यानी कि नसीम ने उसको मना किया था, प्रोटेस्ट किया था उसको घर में लाने के लिए या हाइड करने के लिए, ठीक है, कर लेते हैं। और टिल 2 ईयर नादिर उसको टच नहीं करता है। शी वर्जिन होती है। जब उसको ये पता चलता है आदम को कि शी इज स्टिल वर्जिन, बट सडनली नादिर उसको छोड़ के चला जाता है और फिर वो अकेली नहीं रहती है। वहाँ पे वो मिलती है अहमद सिनाई से और अहमद सिनाई से शादी करके वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर शी गेट प्रेग्नेंट। और फिर वहाँ पे उसको कोई होता है जो वो फ्यूचर जो प्रेडिक्ट करता है, तो वो प्रेडिक्शन करता है कि जो उसका बेटा होता है वो इंडिया के फ्यूचर के साथ ही, मतलब इसके बच्चे के साथ इंडिया का फ्यूचर भी बड़ा होगा, ऐसे कुछ करके वो प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो वहाँ से, मतलब कुछ टेररिस्ट होते हैं जो इसकी अहमद सिनाई की फैक्ट्री को जला देते हैं। तो वो वहाँ से बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लॉस उनको हो जाता है, ठीक है। वो बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे वो एक अंग्रेज से, यानी कि एक अंग्रेज से घर खरीदते हैं जिसका नाम होता है विलियम मेथवर्ड, ठीक है, जिसका हाउसकीपर होता है वी विली विंकी, ठीक है। और वी विली विंकी की वाइफ होती है वनीता जो कि प्रेग्नेंट होती है ऑन सेम टाइम, लेकिन प्रेग्नेंट होती है थ्रू विलियम मेथवर्ड की, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों लेडी वनीता और अमीना यानी कि जो मुमताज़ है वो अपना नाम चेंज कर लेती है अहमद से शादी करने के बाद, तो वो अपना नाम रख लेती है अमीना। तो अभी अमीना और वनीता दोनों की दोनों प्रेग्नेंट हैं सेम टाइम, जिनकी डिलीवरी होती है हमारे इंडिपेंडेंस यानी कि 14 अगस्त की 11:30 बजे, यानी कि मिडनाइट, यानी 12 बज जाते हैं। तो उस टाइम पे उनकी डिलीवरी हो जाती है, यानी इंडिपेंडेंस वाले डे पे वो लोग डिलीवर होते हैं। जहाँ पर एक केयरटेकर होती है ना, हॉस्पिटल में होती है नर्स, मैरी परेरा करके उनका नाम होता है। वो मैरी परेरा जो होती है वो उन दोनों बच्चों के जो टैग्स है वो चेंज कर देती है, जिससे उनकी पूरी डेस्टिनी भी, उनका घर सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो अहमद और अमीना का बेटा है वो होता है सलीम सिनाई, जो कि एक्चुअल बेबी होता है वनीता और वी विली विंकी का, ठीक है। और इनके पास जो बेटा जाता है इनका ये नाम रखते हैं शिवा, जो एक्चुअल में बेटा होता है अमीना और अहमद का, ठीक है। वो आपस में क्रॉस हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैजिकल ट्विस्ट आ जाता है। मैजिकल ट्विस्ट क्या आता है कि जो भी मिडनाइट चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि 1001 बच्चे मिडनाइट में पैदा होते हैं जिनके पास में कुछ मैजिकल पावर्स होती है। तो शिवा के पास जो मैजिकल पावर्स होती है वो उसके कुछ नीज में होता है। और ठीक इसी तरीके से सलीम की जो मैजिकल पावर्स होती है वो होती है टेलीपैथी की, ठीक है। हाँ, टेलीपैथी की पावर होती है और उसकी ना नाक थोड़ी सी अजीब सी होती है, जिससे उसको ना सब लोग ना चिढ़ाते भी हैं उसकी नोज़ को लेके कि काफ़ी अजीब सी नोज़ है। उसकी खुद की जो छोटी बहन होती है वो भी, और काफ़ी लोग उसको चिढ़ाते हो। क्या होता है कि जो सलीम के पिता है उसको ऑलरेडी ना काफ़ी लॉस भी चल रहा होता है, जिस वजह से वो ऑलरेडी ना ड्रिंक वगैरह में रहता है। तो क्या होता है कि एक बार वो जब उसको लोग चढ़ाते वॉशरूम में चला जाता है, तो वैसे वॉशरूम में होता है, उसकी मदर जाती है तो वो देखती है कि वो यहाँ क्यों है, वो गलत समझती है और उसको पनिश कर देती है, ठीक है। और देन उसको आफ्टर दैट पता चलता है कि उसको टेलीपैथी की पावर है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बार स्कूल में इसकी सलीम की ना उंगली कट हो जाती है, तो काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। तो जब वो भाग के जाते हैं, और हवन मोर्थिंग जो ये मैरी परेरा है ना, वो जब उनके टैग चेंज कर देती है बिकॉज उसके बॉयफ्रेंड को प्रॉफिट हो, बट वो इतना गिल्ट में आ जाती है ना कि वो सलीम सिनाई के पास ही
केयर टेकर बन के रह रही होती है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो दोनों अपना ब्लड देते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप दोनों में से किसी का ब्लड भी इससे मैच नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर वो जो अहमद है वो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाता है इस बात से, जिससे वो जो सलीम को उनके अंकल आंटी के घर पे भेज देता है। वहाँ पे भी सलीम कुछ ऐसी हरकत कर देता है जिस वजह से उनके आंटी अंकल उसको वापस भेज देते हैं। तो ये जो सिचुएशन हो जाती है अहमद की, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव हो जाता है। तो इस वजह से अमीना अपने दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली जाती है अपनी सिस्टर के पास रहने के लिए। बट मोर नोटेबल थिंग इज़ कि 10 साल बाद में, यानी कि आज़ादी के 10 साल बाद में सिर्फ 581 मैजिकल बच्चे ज़िंदा होते हैं और बाकी सब मर जाते हैं, ठीक है। किसी ना किसी में कोई ना कोई वीकनेस आती रहती है तो वो मर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग पाकिस्तान चले जाते हैं और सलीम की सिस्टर ना पाकिस्तान में फेमस सिंगर बन जाती है, काफ़ी फेमस हो जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे सडन फेमस सिंगर बन जाती है। बट इन बिटवीन अहमद की तबीयत ना इंडिया में बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, तो वो तीनों वापस आ जाते हैं इंडिया अहमद को लेकर, अहमद के पास में। एंड आफ्टर सम टाइम वो सब लोग वापस पाकिस्तान चले जाते हैं अगेन। और वो वहाँ पे, जैसे मैंने बताया, उसकी जो सिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है वहाँ पर। एंड तो अहमद काफ़ी इंजॉय भी करा होता है उसकी सक्सेस को लेकर। लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये सब चलता नहीं है। पाकिस्तान में एक बॉम्ब अटैक होता है जिससे उसकी पूरी फैमिली मर जाती है, सिर्फ उसकी बहन और सलीम ही ज़िंदा रह जाते हैं। बट पता नहीं क्या होता है, जो सलीम आई डोंट नो कैसे, बट समहाउ वो इंडिया की आर्मी में होता है। और इंडिया और बांग्लादेश का वॉर चल रहा होता है 1971 का, तो वहाँ पर ये होता है और लीड कर रहा होता है, जंगल में होता है। तो उस टाइम पे इस सर पे पत्थर लगने की वजह से या किसी चीज़ की वजह से इसकी याददाश्त वापस आ जाती है। एक्चुअली जो बॉम्ब अटैक हुआ था इसकी वजह से इसकी याददाश्त चली जाती है। बट जब ये वहाँ पे इंडिया बांग्लादेश की लड़ाई में होता है बांग्लादेश में, तब वहाँ पे एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से इसकी याददाश्त जो होती है वो वापस आ जाती है, ठीक है। एंड ये वापस याददाश्त वापस आ जाती है। फिर ये वापस वहाँ पाकिस्तान आ जाता है। जब ये पाकिस्तान आता है तब ये वहाँ पे एक लड़की से मिलता है, दैट नेम इज़ पार्वती। तो जो पार्वती होती है वो इससे शादी करना चाहती होती है, बट ये उससे मना कर देता है। एंड देन वो शिवा से मिल जाती है। यू रिमेंबर द शिवा इज़ द रियल सन ऑफ अहमद एंड अमीना, ठीक है। तो शिवा से मिलती है एंड शिवा से इंटीमेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो जाती है। बट ड्यू टू सम रीज़न शिवा इससे शादी नहीं करता है। तो सलीम इससे शादी करता है ताकि जो उसका बेबी हो वो उसको भी पिता का नाम मिले, ठीक है। बट यहाँ पे एक और सीन मतलब एक और सिनेरियो होता है, जो इंदिरा गांधी होती है, शी वॉज अवेयर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रंस पावर। सो वो क्या करती है, वो शिवा को पकड़ के ना सलीम को बुलाती है, क्योंकि उसके पास माइंड पावर है। वो सभी मिडनाइट जितने भी बच्चे होते हैं मिडनाइट वाले उनको बुला सकता है, ठीक है। तो इसके थ्रू वो उसको कांटेक्ट करती है, सलीम सीनाई को लेके जाती है और उन सभी मिडनाइट चिल्ड्रंस को बुलाते हैं। और जब चिल्ड्रन वहाँ पे आ जाते हैं तो उनको मतलब बांध लेती है ताकि वो उसको जीत सके। जो भी होता है इमरजेंसी वाला, उसका जो इमरजेंसी लगा देती है, बट स्टिल वो हार जाती है, वो जीत नहीं पाती है और फिर सभी चिल्ड्रन को आज़ाद कर दिया जाता है। सो आफ्टर दैट, बिफोर दैट, पार्वती एक बेटे को जन्म देती है और फिर जन्म देके वो मतलब डिलीवरी के बाद वो मर जाती है आफ्टर दैट। एंड जो पार्वती का बेटा होता है वो उसको लेकर सलीम इंडिया में तो होता ही है, तो इंडिया में वो मैरी परेरा के पास में जाता है, क्योंकि वो जो पार्वती से चटनी खाता है पार्वती के पास में वो मैरी परेरा ही बनाती होती है और वो उसको जानता होता है, ठीक है। वहाँ पे वो मिलता है पद्मा से, जिसे ये अपनी स्टोरी बता रहा होता है, ठीक है। और फिर उसका आता है 31st बर्थडे, जहाँ पर सलीम मर जाता है। तो ये थी स्टोरी, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन की, जो कि काफ़ी अच्छी थी। एंड अभी हम बात कर लेते हैं अपने कंटेंट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑथर सलमान रुशीद, एन इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश इंडियन राइटर नॉन फॉर हिज कॉम्प्लेक्स नैरेटिव एंड यूज़ ऑफ मैजिकल रियलिज्म, ठीक है। तो इस वर्क में मैजिकल रियलिज्म का यूज़ किया गया है। पब्लिकेशन कब था? द नोवेल वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1981, वॉज रिसीव्ड इमीडिएट क्रिटिकल acclaim, establishing रुशीद एज अ मेजर लिटरेरी वॉइस, ठीक।
Genre Midnight's Children is a work of historical fiction intertwined with magical realism, blending real historical events and fantastical elements. ठीक है, तो जॉनरा क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन एक ऐसा हिस्टोरिकल फिक्शनल वर्क है. देखो, पहली चीज़ इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स यूज़ हुए हैं, ठीक है. दूसरा, इसमें मैजिकल रियलिज्म डाला गया. तो ये एक ऐसा ही बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा, एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट वाला वर्क निकल कर आया. देखो, पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये जो वर्क है हिस्टोरिकल इवेंट्स यूज़ कर रहा है. यहाँ पर सलमान रुशीद ने इनकी लाइफ्स के अकॉर्डिंग लिखी. क्या यहाँ पे चल रहा है? सैड है, पॉवर्टी है, या डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रैक्ट है, बॉम्ब अटैक है, बहुत सारी चीज़ें जो कि उस टाइम पीरियड की ना टेंशन वाला माहौल शो कर रहा है. ठीक है, अभी हम सेटिंग देख लेते हैं. सेटिंग क्या है? द नोवेल इज सेट इन India, covering a broad timeline from 1950 to 1970, focus primarily on period following India's independence from British rule. ठीक है, सेटिंग यूज़ की. कहाँ एक ब्रॉड टाइमिंग है. 1915 की स्टार्टिंग हुई थी, देन 1970 पे एंड हो रहा है. बता रहा है इंडिया बांग्लादेश का वॉर चल रहा है, पार्टीशन हो चुका है, क्या क्या चल रहा है. प्रोटैगनिस्ट सलीम सिन्हाई, द सेंट्रल कैरेक्टर, इज बोर्न एट द एग्जैक्ट मोमेंट India gains independence, making his life inextricably linked to the nation's history. है ना, प्रोटैगनिस्ट की लाइफ है जो प्रॉपर इंडिया की ग्रोथ के साथ मैच कराई गई है. ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे पैदा हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, एग्जैक्ट मूवमेंट क्या है, कैसे वो गेन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, सब चीज़ ना मैच करा के. ठीक है, जो कि हिस्ट्री से बिल्कुल मैच करा के. मिडनाइट चिल्ड्रन, the title refers to the 1001 children born in the first hour of India's independence, all of whom possess extraordinary powers. क्या दिखाया? 1001 बच्चे पैदा हुए जो कि फर्स्ट आवर था, यानी कि ठीक है स्टार्टिंग था, जिसमें उन्होंने क्या एकदम फैबुलस पावर्स उनके पास में है जिसका वो यूज़ कर रहे हैं, है ना. स्पेशल पावर्स, सलीम्स एबिलिटी टू टेलीपैथिकली कनेक्ट विद अदर्स मिडनाइट चिल्ड्रन symbolizes the diverse and fragmented nature of India. ठीक है, तो ये जो पावर है टेलीपैथी वाली, इससे क्या एक नेचर दिखाया इंडिया का, है ना, एकदम ब्यूटीफुली कनेक्शन दिखा रहा है. सिंबलिज्म क्या है? सलीम्स लाइफ स्टोरी मिरर्स द ब्रॉडर नैरेटिव ऑफ इंडियाज पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल, सर्विंग एज एन एलिगरी ऑफ द नेशंस चैलेंजेस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस. ठीक है, तो सिंबल क्या यूज़ किया है? सलीम की जो लाइफ स्टोरी है वो क्या मिरर कर रही है, क्या नैरेटिव जो उसका वो उसने लाइफ स्टोरी को नरेट किया, पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल उसमें दिखाई दे. क्या है? एलिगरी. देखो, एलिगरी क्या होता है? एलिगरी होता है एक स्टोरी के अंदर एक हिडन मीनिंग होता है जो कि डायरेक्टली हमें नहीं पता होता है, बट इनडायरेक्टली हमें पता चलता है. दैट इज़ एलिगरी. ठीक है, एक हिडन इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ द स्टोरी. ठीक, थीम्स यहाँ पे क्या है? द नोवेल एक्सप्लोर सिग्निफिकेंट थीम्स लाइक द सर्च फॉर आइडेंटिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड, द पावर ऑफ मेमोरी एंड द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट ऑन इंडिविजुअल लाइफ. ठीक है, क्या थीम यूज़ करी है? आइडेंटिटी की सर्च, नेशनहुड, पावर ऑफ मेमोरी, ये सब चीज़ें क्या है? थीम है. याद रखना, ये सब कुछ लिख कर आना है. ठीक है, नैरेटिव स्टाइल क्या यूज़ किया है रुशीद ने? रुशीद एम्प्लॉयज अ नॉन लीनियर नैरेटिव. मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था लीनियर क्या होता है ना, दोबारा नहीं बताने वाली. नॉन लीनियर है, आप सबको पता ही चल गया होगा. मूविंग बैक एंड फोर्थ इन टाइम विच रिफ्लेक्ट्स द chaotic and fragmented history of India. Magical realism. The novel uses magical realism to blur the lines between fantasy and reality, emphasizing the surreal and unpredictable nature of India's post-independence era. मैजिकल रियलिज्म जो यूज़ किया गया है उससे क्या चीज़ें दिखाई दी? उन्होंने एक ऐसी एक लाइन ड्रॉ करी है रियलिटी के बीच में, रियलिटी और फैंटेसी के बीच में. देखो, जाहिर सी बात है, अभी आप एक ऐसा ईरा के बीच में हो जहाँ पर ना वो लोग मतलब बहुत से लोग नेचर को लिख रहे हैं, रियलिटी को लिख रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं मोरालिटी को लिख रहे हैं. वहीं पे आप मैजिकल रियलिज्म विद हिस्टोरिकल इवेंट्स लेकर आते हैं, तो वो एक अच्छा एक अलग टच दे रहा है ना लोगों को. वही चीज़ है. ठीक है, एक फैंटेसी इन्होंने एक लाइन सी क्रिएट करी अपने वर्क के थ्रू. सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. द नोवेल इनकॉर्पोरेट्स की हिस्टोरिकल इवेंट्स सच एज द
partition of India, the Indo-Pakistan wars and the emergency period, grounding is its fantastical elements in real history. तो ये जो सब चीज़ें इन्होंने यूज़ करी वो क्या दिखा रहा है हमें, रियलिटी, हिस्ट्री की रियलिटी से कनेक्ट कर पा रहा है ना. फैमिली सागा, सलीम्स फैमिली हिस्ट्री and several generations, each reflecting different aspect of Indian society, cultural and politics. Family saga use किया गया. Allegory. The novel is rich in allegorical content, using characters and events to represent broader political and social issue in India. क्या allegory use की? allegory हमें मिली कि कैरेक्टर और इवेंट रिप्रेजेंट किया गया, मतलब कितना ब्रॉडर पॉलिटिकल और सोशल इशू इतने अच्छे तरीके से देख रहे हो. लैंग्वेज. Rashid's prose is known for its impact. The novel had a profound impact on global literature, particularly in the way it reshaped the narrative of post-colonial India and influenced subsequent generations of writers. देखो ग्लोबल लिटरेचर पे कितना ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट किया. मतलब इन्होंने क्या किया, न्यू जनरेशन पे पुरानी चीज़ों को रीशेप करके यूज़ किया, इन्फ्लुएंस किया. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उन्होंने किस तरीके से दिखाया है. ठीक है, लेगेसी की बात कर लेते हैं. द नोवेल रिमेन्स अ क्रिटिकल टेक्स्ट इन द स्टडी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड कंटिन्यूज टू बी सेलिब्रेटेड फॉर इट्स इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग एंड डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थीम्स. लेगेसी क्या बताई गई है? लेगेसी क्या है? देखो लेगेसी का मतलब है कि हमें विरासत में क्या मिला है, मतलब जब ये वक्त हुआ है उससे हमें क्या चीज़ मिली है. ठीक है, तो लेगेसी क्या है कि इतना क्रिटिकल टॉपिक, इतना क्रिटिकल टेक्स्ट, इतनी क्रिटिकल चीज़ें जो कि इतने अच्छे से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो भी है इतने अच्छे से समझ में आ गया, ये इतने अच्छे से दिया है. यानी कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू इतना क्रिटिकल और ऐसी थीम और ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस कर दिया. ठीक है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू बहुत ही अच्छा नैरेटिव स्टाइल होता है स्टोरी टेलिंग, उसके थ्रू. ठीक है, और उसमें भी एक्सप्लोर किया है, मैजिकल रियलिज्म का यूज़ किया है. यह हमारी क्या है, लेगेसी. ठीक है, तो ये सब था जो हमने डिस्कस करना ज़रूरी था. अभी हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में. इन कंक्लूजन, मिडनाइट्स चिल्ड्रन बाय सलमान रुशीद इज़ नॉट जस्ट अ नोवेल बट रिच tapestry of India's history, cultural and identity. Through the life of Salman Sinai and the others Midnight's Children, Rashid masterfully intertwines personal and national narrative using magical realism to explore the complexities of post-colonial India. The novel's innovative style, profound themes and significant impact on literature have cemented its place as a classic, making it an essential read for understanding the dynamics of modern Indian history and the broader post-colonial experiences. ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन बता रहा है, यानी कि सलमान रुशीद ने पर्सनल लाइफ को किसी नेशनल जो स्ट्रगल्स थे उनसे मैच कराया, उनके थ्रू दिखाया, मतलब कॉमन लाइफ से ब्रॉडर चीज़ें समझा दी, है ना. पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंस दे दिया हमें यहीं बैठे बैठे. ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर. आई होप आप सबको समझ में आया हो क्या वर्क था, कितने अच्छे से बताया. समरी लिख के मत आ जाना, समरी के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें लिख कर आनी एग्ज़ाम में. ठीक है, आई होप यू ऑल गेट व्हाट वाज द लेक्चर अबाउट. ठीक है, तो यही था आज के लिए. एंड यस, लास्ट में यही कहना चाहूँगी, इस ब्यूटीफुल वर्क से रिलेटेड क्या थॉट तुम्हारे माइंड में क्लिक करते हैं नीचे कमेंट में लिखो. एंड मेरा यहीं पे टेलीग्राम चैनल भी आ गया होगा, जाकर उसे ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने कंटेंट की स्लाइड आपको सारी प्रोवाइड करा देती हूँ फ्री में, ताकि आपको वीडियो स्टॉप कर करके देखनी ना हो. ठीक है, सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम आ रहा होगा यहाँ या यहाँ, जाके ज्वाइन करो. ठीक है, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा. अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, दिसंबर में एग्ज़ाम आ रहे हैं, फ्री मत बैठो. ठीक है, पढ़ लो. एंड यस, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी. बाय बाय एवरीवन.